गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की चल रहा है। ठीक है, आज हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जो अपने बुक में है, आरबीएससी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 12.1 एंड 12.2। ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे दोनों एग्जाम्पल। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए दोनों, ठीक है ना, बहुत चयनात्मक क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बोले तो एक दर्पण है, ठीक है ना, एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर ऐसे गोलीय तरंगाकार आपतित हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये पूछा है कि जो परावर्तित जो तरंगागर है उसका रूप कैसा होगा, ठीक है ना। तो हमें सिंपल पता है कि ये वेव फ्रंट है, ये तरंगागर है, इसके लंबवत अगर हम एक किरण खींच लो, इसके लंबवत किरण ये हो जाएगी, ठीक है, ये इस पर आपतित हो रही है। तो आपतित हो रही है तो प्रकाश किरण है, लाइट रे है, उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, जितना एंगल ये इसके साथ बनाएगी, आपको इसमें केवल डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसके साथ थीटा एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, नॉर्मल के साथ। तो इसके पास में अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो क्या वेव फ्रंट आएगा, क्या आएगा, ये वेव फ्रंट आ जाएगा। ये हमने पहले भी देख लिया था, ये ऐसे ये वेव फ्रंट आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये बस ये आपको डायग्राम ही बनाना है इसमें, ठीक है ना। इंसिडेंट ये है तो रिफ्लेक्टेड ये हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही केस करवा दिए थे, वेव फ्रंट से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 12.2 जो है, ठीक है, उसमें क्या गिवन है, उसमें ये है, ये आपका ऐसे वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट इस पर ऐसे इंसिडेंट दर्शा रखे हैं कि ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाकर इंसिडेंट हो रहा है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको N1 लिया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 बराबर √2 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका मतलब ये वेव फ्रंट, ये तरंगागर इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पर क्या है √2 है, तो 1 ज्यादा होता है √2 की वैल्यू 1.4141 होती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होगा, डेंसर मीडियम का, सघन माध्यम का। मतलब ये सघन है और ये विरल है, तो ये वेव फ्रंट कहां से कहां जा रहा है, ये वेव फ्रंट है वो रेयर टू डेंसर में जा रहा है। कहा जा रहा है, रेयर टू डेंसर, बोले तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ये इंटर कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो वेव फ्रंट को भूल जाओ, हम इसके नॉर्मल एक लाइट रे ले लेते हैं, ये इसके नॉर्मल लाइट रे हो गई, ठीक है। इसके लिए इस लाइट रे के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। हमें पता है कि वेव फ्रंट जो तरंगागर है वो इस अपवर्तक पृष्ठ, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है, ये जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगी, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर आ गया 45 डिग्री। अब देखिए ये लाइट रे, इसका एक्चुअल पथ ये है, हम लाइट रे का कॉन्सेप्ट काम में लेंगे यहाँ पर, इसका एक्चुअल पथ ये है, ठीक है। तो लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर जाएगी, तो ये आपकी एक्चुअल पाथ है अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे आ जाएगी, ठीक है। ओके, इसने मान लो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, R बनाया, ठीक है। अब इस लाइट रे के पाथ में हमें परपेंडिकुलर क्या वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया। चलो हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे वेव फ्रंट आपको मिलेंगे। आप इस लाइट रे के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गए आपके, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हमें पता है कि ये रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ उतना एंगल बनाएगा R,
ठीक है, तो हमने रे के कॉन्सेप्ट, प्रकाश किरण के कॉन्सेप्ट को लेकर कि लाइट है, हमने ये अपने पास वेव फ्रंट, हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है, हमें लाइट रे नहीं है, हमने एक लाइट रे ले ली, इस एक प्रकाश किरण ले ली इस तरंगागर के लंबवत, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो तरंगागर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है अपवर्तक पृष्ठ के साथ, आपतित किरण वो विलंब के साथ भी उतना ही कोण बनाती है। और ये प्रकाश किरण है वो विरल से सघन बोले तो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। अब इस रे के परपेंडिकुलर ये देखो 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर आपको ऐसे सरफेस बनाने हैं, यहाँ पर 3 लिए तो यहाँ पर 3 आ गए, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, आर एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन आपको देखना है, ये ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है ना। ऑप्शन जैसे आप देखो कि ऑप्शन नंबर इस टाइप से ऑप्शन नंबर आपका बी भी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है, बी और डी में ऐसे ही है वेव फ्रंट, ठीक है। बट एक में दिया हुआ 30 डिग्री एंगल, आर की वैल्यू 30 दी हुई है, और एक में दे रहा है कि 60, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो हम स्नेल्स लॉ यूज में ले सकते हैं। स्नेल्स का नियम है, स्नेल का नियम है वो अपवर्तन के लिए ही है, तो स्नेल का नियम हम यूज में लेकर यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको स्नेल का नियम ये बताया था, N1 sin I, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, N1 sin I बराबर N2 sin R, ठीक है। क्या ये स्नेल्स लॉ है वो सही फॉर्म में लिखा गया है? क्या N1 I जहां एंगल बन रहा है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो I एंगल है वो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, तो N1 sin I, और R एंगल है वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो R इंटू N, ये sin R इंटू N2, ठीक है। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये 1 है, sin I कितना है 45 डिग्री, I की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, N2 sin R, ओके। N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू √2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू इसकी वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू √2 sin R, ठीक है। 1/√2 को इधर ले जाओ तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया sin R, ठीक है। R की कितनी ये देखो sin R की कितने डिग्री वैल्यू पर 1/2 होती है, कितने पर होती है 30 डिग्री पर होती है, कितने हो गया 30 डिग्री पर, R कितना हो गया 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसमें ऑप्शन है बी जो है वो राइट होगा, ठीक है ना। अगर 60 डिग्री आता तो ऑप्शन क्या आ जाता अपना डी राइट हो जाता, लेकिन 30 डिग्री आता तो ये हो गया, ठीक है ना। डायग्राम बनाकर इसको कर लेना, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है, आप इसको दोनों को फिर कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। व्यतिकरण अपना जो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हमें 3 घटनाएं पढ़नी है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो पहले हम इंटरफेरेंस व्यतिकरण शुरू करने से पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि जो व्यतिकरण है, जो इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, इस सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये हम फर्स्ट जो फिजिक्स है, ठीक है ना, उसमें भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में भी आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, वो फोर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अप्लाई करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होता है, तो वहां पे भी हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण, सुपरपोजिशन अध्यारोपण, अध्यारोपण से आप समझते हो, अध्यारोपण का मतलब है एक वस्तु दूसरी वस्तु पर अवलेप होना,
मिल जाना, अध्यारोपित हो जाना। जैसे ये है, ये हथेली है, ये दूसरी हथेली इस पर ऐसे अध्यारोपित हो गई, तो अध्यारोपण मतलब मिलना है, दो वस्तुओं का मिलना है। यहाँ पर क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। मिलने से जो नई चीज, जब भी दो वस्तुएं आपस में मिलेंगी तो कोई नई चीज बनेगी। जैसे मैं पानी में क्या चीनी डाल देता हूं, तो पानी में चीनी डालने से वो दोनों मिल गए, और मिलने से क्या मिल गई, चाशनी मिल गई। क्या मिल गई, चाशनी मिल गई। तो दो चीजों के मिक्स से, अध्यारोपण से हमें कोई नई चीज मिलेगी, परिणामी चीज मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें तरंगे लेनी है, कौन सी, प्रकाश तरंगे। दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से हमें एक नई तरंग मिलेगी, और उस नई तरंग जो होगी उसकी क्या विशेषता होगी वो हमें देखनी है। ठीक है ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी निश्चित दिशा में एक साथ संचरित होकर, किसी निश्चित दिशा में एक साथ संचरित होकर माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण क्षेत्र में, तो अध्यारोपण क्षेत्र में परिणामी तरंग का विस्थापन परिणामी तरंग का विस्थापन कोमा अध्यारोपित तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। परिणामी तरंग का विस्थापन अध्यारोपित तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। पूर्ण विराम। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यही तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, एरो लगा के लिखो। यदि अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के विस्थापन क्रम से यदि अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के विस्थापन क्रम से y1 वेक्टर कॉमा y2 वेक्टर कॉमा y3 वेक्टर दिस yn वेक्टर हो, तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निम्न होगा। तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निम्न होगा। एरो लगा लेना आगे। निम्न होगा कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश yn। ये परिणामी तरंग का विस्थापन है। परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो अध्यारोपित तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा। ओके, और इसको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा ये। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, when two or more light waves
propagated together in a particular direction, propagated together in a particular direction and meet at a point in a medium and meets at a point in a medium, then displacement of resulted wave, is equal to vector sum of displacements of individual waves. Vector sum of displacements of individual waves. Full stop. This is called superposition principle for waves. This is called superposition principle of waves. एरो लगाकर लिखना अगला पॉइंट. If the displacement of superposed waves if displacement of superposed waves are y1 vector, y2 vector, y3 vector, y dash yn vector respectively, then displacement equation of resulted wave is given by एरो लगा लेना y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश से yn वेक्टर. ओके, जो रिजल्टेड वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सुपरपोजेज जितनी भी वेव्स आपकी मिल रही है, अध्यारोपित हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, मिट हो रही है, उन सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंटों के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा. बोले तो वेक्टर एडिशन बोले तो मैं इसमें डायरेक्शन भी नेसेसरी होगी. ठीक है ना. कैसे, वो किस डायरेक्शन से आकर वो सुपर इम्पोज हो रही है. ठीक है ना. ओके, अब देखिए जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास वेव है, ये हमारी फर्स्ट वेव है. ठीक है, वेव को हम ऐसे ही शो करते हैं. इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 वेक्टर है. एक दूसरी वेव इधर से आ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 वेक्टर है. तीसरी वेव इधर से आ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y3 वेक्टर है. ओके, ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है, तीनों आपस में मिक्स हो गई, होगी कि नहीं होगी. तो एक नई नदी का निर्माण होगा कि नहीं होगा. इन तीनों वेव्स, ये तीनों वेव्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर यहाँ पर इस पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही है. ये संगम पॉइंट है, इसका मिलने का स्थान है. ओके, अगर मान लो यहाँ पर हमें पता है कि अगर दो चार व्यक्ति अगर कहीं मिलते हैं तो कोई न कोई नई बात जरूर निकल के आती है. ठीक है ना, नई बात निकल के आती है. बट अगर तीन लेडीज अगर इकट्ठा हुए तो आप समझते सकते हो कि क्या होगा. ओके, तो ये अगर तीन वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होगी, मिलेंगी, तो हमें एक नई वेव्स मिलेगी. इनके मिलने से ओके
3 और मोर या 2 और मोर, 2 से ज्यादा मिलाप के लिए कम से कम 2 तो चाहिए, और 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो इनके सुपर इम्पोजिशन से, ये तीनों यहाँ पर मिल रही है, इनके सुपर इम्पोजिशन से एक नई वेव जनरेट होगी, और उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सुपर इम्पोज होने वाली सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंटों के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। ओके, वेक्टर एडिशन लेना है कि किस डायरेक्शन से आ रही है। ये सेम डायरेक्शन में है, तो अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमें वेक्टर एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेड जो वेक्टर सी वेक्टर आएगा वो आप a प्लस बी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन लेते हो बीच में, और अगर किसी एंगल पर है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द a एंड b। ओके ओके ओके, तो हमें ये अलग अलग केस होते हैं, जैसे वेव्स के 2 और मोर वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से अलग अलग फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरफेरेंस भी जो होगा, जो व्यतिकरण होता है वो भी दो तरंगों के अध्यारोपण से हमें प्राप्त होता है। दो तरंगों के मिलने से ही हमें व्यतिकरण या इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। बट इसमें तरंगे किस प्रकार से मिलेगी, इसमें तरंगे वो एक ही दिशा में चलती है और उनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है। क्या क्या कंडीशन होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है ना, वेव के सुपर इम्पोजिशन से हमें स्टेशनरी वेव भी मिलती है। ओके, प्रगामी तरंग भी मिलती है और अप्रगामी तरंग भी मिलती है हमें, और इनके अध्यारोपण से हमें बीच से विस्पंद भी उत्पन्न होता है। इनके अध्यारोपण से हमें लिसाजु आकृति भी प्राप्त होती है। बट ये हमें नहीं पढ़नी है, ओनली हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है कि प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण कैसे। तो कहने का मतलब व्यतिकरण में हमें दो तरंगों का अध्यारोपण करता है, दो या दो से अधिक होती है, लेकिन दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, कैसे वो अध्यारोपित होगी, कैसे मिलेगी, परिणामी तरंग क्या आएगी, वो हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ये आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है कि जो भी अध्यारोपित तरंगे है, सुपर इम्पोजेज वेव है, ठीक है ना, जो उनके सुपर इम्पोज उनके मिलने से हमें जो नई जो वेव मिलेगी, नई वेव प्रोड्यूस होगी, उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सुपर इम्पोजेज वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ओके, वेरी गुड। very very important topic, interference of light। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ओके, इसका रे डायग्राम भी आ सकता है। ओके, और इस पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, और 4 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन है वो 4 नंबर के बनते हैं। ठीक है ना, और वो बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम से आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इंटरफेरेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ओके, क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से हमें पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, पीछे जो रे ऑप्टिक्स है उसका एक 4 नंबर का आता है, वेव ऑप्टिक्स से एक 4 नंबर का आता है, दोनों अथवा में आते हैं। ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो जो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर इसी टॉपिक से आता है, इंटरफेस से ही आता है। ठीक है ना, ये बड़ा टॉपिक होगा। ठीक है, पहले हम इंटरफेस को समझते हैं, बेसिक छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझोगी तो इंटरफेस इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लो एक बार। ठीक है ना,
डेफिनेशन में आपको ऐसे टर्म मिलेंगे, वो टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर द इंटरफेरेंस। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए वो आवश्यक शर्त है। व्यतिकरण तभी होगा जब वो शर्तें होंगी, अदरवाइज नहीं होगा व्यतिकरण, ठीक है ना। तो पहले हम व्यतिकरण की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको स्टेप वाइज स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो व्यतिकरण की परिभाषा समझ में आती जाएगी हमने क्या लिखा, क्योंकि बहुत लंबी परिभाषा है, बड़ी परिभाषा होगी। इसमें हमें सारे इसके जो आपके आवश्यक जो शर्तें हैं, इसकी नेसेसरी जो कंडीशंस, वो सारी इस डेफिनेशन में डालनी पड़ती है, ठीक है ना। लिखो, लिखो, जब समान आवृत्ति की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, दो प्रकाश तरंगे जिनका आयाम बराबर या लगभग बराबर, जिनका आयाम बराबर या लगभग बराबर तथा जिनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहे, कोमा एक साथ किसी निश्चित दिशा में संचरित होकर, एक साथ किसी निश्चित, बोले तो एक ही दिशा, किसी निश्चित दिशा में संचित होकर, निश्चित इसलिए क्योंकि वो तभी तो मिलेंगी ना जब किसी निश्चित दिशा में जाएगी। मान लो एक तरंग उधर चलेगी, एक इधर चलेगी, क्या मिलेंगी, क्या नहीं, ऐसे आएंगी। मिलने के लिए उन्हें किसी निश्चित दिशा में चलना जरूरी है, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, एक साथ कोमा एक साथ किसी निश्चित दिशा में संचरित होकर माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण क्षेत्र में जहां पर वो मिल रही है उसको हम अध्यारोपण क्षेत्र बोलते हैं। जहां पर मिलने का जो स्थान है उसको हम अध्यारोपण क्षेत्र बोलते हैं। तो अध्यारोपण क्षेत्र में हमें पता है कि दोनों तरंगे मिलेंगी तो एक नई तरंग बनेगी, और उस नई तरंग में क्या विशेष बातें होंगी वो हम देखेंगे। तो अध्यारोपण क्षेत्र में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होते हैं। आयाम व तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होते हैं। कोमा यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी परिभाषा थी। क्योंकि सारे टेक्निकल वर्ड्स है, सब वर्ड्स समझ में आ जाएंगे कि ये परिभाषा क्या कहना चाहती है। अभी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर आवृत्ति बराबर होगी, आयाम है वो बराबर लगभग बराबर होगा, कलांतर वो समय के साथ नियत रहना चाहिए,
एक ही दिशा में संचरित होने चाहिए, एक साथ संचरित होने चाहिए, परिणामी तरंग मिलेगी, उसका आयाम क्या होता है, तीव्रता क्या होगी, अधिकतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, ये हम जब पूरे इसी टॉपिक को समझ लेंगे तो हमें सारी पूरी परिभाषा जो है, क्योंकि इस व्यतिकरण का पूरा सारांश जो है वो इसकी डेफिनेशन में आ गया। अब सारांश तो वो पूरा डेफिनेशन तब भी समझ में आएगी जब हम पूरा व्यतिकरण समझ लेंगे, तब आपको ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। ठीक है ना, यहीं पर क्लियर कर दूंगा मैं, इसी तो आज ही क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, ओके। अगला पॉइंट लिखना है एरो लगाकर। प्रकाश का व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है ये? अध्यारोपण के सिद्धांत पर। प्रकाश का व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे when two light waves of same frequency when two light waves of same frequency whose amplitude equal or nearly equal whose amplitude equal or nearly equal and phase difference between them remains constant with respect to time. Phase difference between them remains constant with respect to time. Comma, propagated together in a particular direction, comma, propagated together in a particular direction and incident at a point and meets at a point ना, and सुपर इम्पोज भी लिख सकते हो, सुपर पोज भी लिख सकते हो, मीट भी लिख सकते हो, एंड मीट्स एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, meets at a point of medium, meets at a point of medium, then in a superposition space बोले तो एरिया जहां पर वो सुपर इम्पोज मिल रही है, देन एट सुपर पोजेज या एट सुपर पोजिशन स्पेस, देन एट ए सुपर पोजिशन स्पेस amplitude and intensity of amplitude and intensity of resultant wave is maximum at some points or maximum at some points, while minimum at some other points.
while minimum at some other points, comma, this phenomena is called interference of light. This phenomena is called interference of a light. फुल स्टॉप, एरो लगा कर अगला पॉइंट लिखना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो सुपरपोजिशन हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उस पर बेस्ड होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स देखे हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल होना चाहिए, फेज डिफरेंस है जो वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलनी चाहिए, प्रोपिगेट होनी चाहिए, तब वो किसी पॉइंट पर अगर मिलेंगे तब हमें जो रिजल्टेड वेव मिलेगी उस रिजल्टेड वेव में उसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है वो कहीं पर तो हमें मैक्सिमम दिखेगी और कहीं पर क्या दिखेगी, मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ दिखेगी, मिनिमम कहाँ दिखेगी, इसी को हम समझ लेते हैं। इस पूरी डेफिनेशन को अब आप समझना अच्छे से। ओके ओके, अब हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालेंगे व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार, ओके लिखना। व्यतिकरण को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है फर्स्ट जो है वह कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। पहला है संपोषी व्यतिकरण। ये अलग अलग नहीं होते, ये एक साथ ही होती हैं। जब भी व्यतिकरण होगा, इंटरफेरेंस होगा, तो उसमें दोनों प्रकार के इंटरफेरेंस एक साथ होते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब टोटल जो इंटरफेरेंस होता है, टोटल जो व्यतिकरण होगा उसको हमें टू पार्ट में डिवाइड करते हैं कि उस व्यतिकरण में, उस व्यतिकरण प्रारूप में, उस व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ये नहीं कि अकेला कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या अकेला डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें एक साथ दोनों इंटरफेरेंस हमें मिलते हैं और दोनों इंटरफेरेंस के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और सेकंड है डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसको समझ लिया, ठीक है। दोनों टाइप के इंटरफेरेंस को अगर समझ लेंगे तो पूरा इंटरफेरेंस भी अपना क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अपना टॉपिक है वो इसी पर रिलेटेड होगा, इसी पर आगे अपना पूरा टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जब अध्यारोपित, जब अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर, जब अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के, देखो हमें पता है कि व्यतिकरण में दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होगी और उन अध्यारोपित तरंगों के मध्य जो कलांतर है
क्या होगा कलांतर, कैसे हम डिफाइन करते हैं कलांतर को, कैसे हम दो प्रकाश तरंगों में कलांतर देखते हैं कि कितना कलांतर है, वो हम इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। ये समझ डाला तो पूरा टॉपिक ही झिंगा लाला, ठीक है ना। तो पूरा टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा अपना, तो इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है ना। जब अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर 0 शून्य या 2 पाई का 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, 2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण, तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण। या तो 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है पूर्णांक संख्या से गुणा होगा 2 पाई। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होती है पूर्णांक संख्या, कोई दशमलव नहीं आएगा, प्योर नंबर होंगे 1 2 3 4, ये पूर्णांक संख्या है। मतलब 2 पाई 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज, मतलब 2 पाई से 1 गुणा होगा तो 2 पाई, 2 पाई से 2 गुणा होगा तो 4 पाई। तो कलांतर अगर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, तो 2 पाई का पूर्ण गुणज, 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज अगर कलांतर होता है तो हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। कैसे होगा वो हम देखेंगे कि पूर्ण गुणज क्या होता है, इस पर हमें संपोषी व्यतिकरण क्यों मिलता है, ठीक है। एरो लगा के लिखो। यदि अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर फाई हो, कलांतर को हमने क्या ले लिया, फाई ले लिया। कलांतर एक कोण ही होगा, कला कोणों में अंतर अभी समझाऊंगा मैं कलांतर क्या होगा। यदि अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर फाई हो, क्या हो, फाई हो, तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में एरो लगा लेना आगे। फाई की वैल्यू क्या होगी, कलांतर क्या आएगा बोलो। अभी तो हमने देखा है कि संपोषी व्यतिकरण तभी होगा जब अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर, जो कला कोणों में अंतर है, कोणों में अंतर जो फाई है उसका मान कितना हो, 0 हो, या 2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। 2 पाई का पूर्ण गुणज बोले तो 2 पाई से को 1 से गुणा कर दो, कितना आया, 2 पाई। जो पूर्ण गुणज होती है, पूर्णांक संख्या होती है, वो ये होती है 2 पाई का पूर्ण गुणज, मतलब 2 पाई को पूर्ण संख्या से गुणा होगी 2 पाई, तो 2 पाई को 1 से गुणा किया तो 2 पाई, 2 पाई को 2 से गुणा किया तो 4 पाई, 2 पाई को 3 से गुणा किया तो 6 पाई, 4 से गुणा किया तो 8 पाई। इस प्रकार से अगर मान लो अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तब कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। इसको अगर हम एक साथ लिखे, कंबाइंड फॉर्म में लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई। क्या लिख सकते हैं, 2n पाई। ये आप याद रखना कि संपोषी व्यतिकरण होगा तब अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर क्या होता है, 2n पाई होता है। क्या होता है, 2n पाई होता है। और जहां n क्या होगा, जहां n की जो वैल्यू होगी, जहां n इज इक्वल टू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे है। देखो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये 0 आ गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आ गया, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई आ गया, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 इंटू 2 6 पाई आ गया, 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 8 पाई। तो ये आ जाएगा पूरा। अगर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो कंबाइंड रूप में हमें ये याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ n के पदों में जो अध्यारोपित तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा, 2n पाई होगा। किस कंडीशन में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। ओके, इसको हम समझेंगे अच्छे से। ओके,
कि ये कलांतर होगा, तो संपोषी व्यतिकरण होता क्या है वो आपको अभी समझ में नहीं आया है। एरो लगाकर अगला पॉइंट लिख लो, अच्छे से समझा देंगे। अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतम प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। हमने व्यतिकरण में पढ़ा है, व्यतिकरण की परिभाषा में देखा है कि परिणामी तरंग का जो आयाम और तीव्रता कहीं तो अधिकतम प्राप्त हो रहे हैं और कहीं न्यूनतम प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जहां पर हमें परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है वहां पर कौन सा व्यतिकरण है? संपोषी व्यतिकरण है। और जहां पर न्यूनतम प्राप्त हो रहे हैं वहां पर विनाशी व्यतिकरण है। इसका मतलब व्यतिकरण प्रारूप में, इंटरफेरेंस पैटर्न में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों एक साथ होंगे। ठीक है ना। कहीं पर परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम अधिकतम प्राप्त होंगे बोले तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा। एकांतर क्रम में प्राप्त होंगे, एक बार संपोषी फिर विनाशी, संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी। कैसे प्राप्त होंगे इसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। ओके, नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखना, इसको अच्छे से देखना, समझाऊंगा मैं अच्छे से। एरो लगा के संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में अध्यारोपित प्रकाश तरंगों, अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के सरंग सरंग के सरंग सरंग के सरंग सरंग के सरंग सरंग तथा गर्त गर्त एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। एक तरंग का सरंग दूसरे तरंग के सरंग पर अध्यारोपित होगा, एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त पर अध्यारोपित होगा, तभी संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। ठीक है ना। ये कंडीशन होगी। सरंग गर्त आपको मैंने बताया था, कोई भी तरंग है वो सरंग और गर्त से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। कोई भी तरंग है उसमें सरंग भी होता है और गर्त भी होता है। जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? सरंग बोलते हैं, और जो दबा हुआ जो भाग है वो गड्ढा जो है उसको हम गर्त बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, अब पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये सारा नोट करेंगे, उसके बाद में इसको हम समझेंगे अच्छे से। ओके ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एडिंग डालनी होगी। लिखो, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन when phase difference between two superimposed light waves, when phase difference between two superimposed light waves is zero और इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई
then superposition of these waves, obtained interference is called constructive interference. Then superposition of these waves obtained interface is called constructive interference. ओके जो दो वेव्स जो सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके बीच में फेज जो डिफरेंस है वो 0 या इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। इंटीजर नंबर आप जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 और 8 ये इंटीजर नंबर्स होते हैं। मतलब 2 पाई को इंटीजर 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, इसका मतलब 2 पाई का अगर कोई भी फेज डिफरेंस दे रखा है उसमें 2 पाई का डिवाइड हो जाना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर इम्पोजेज, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजेज लाइट वेव्स, बिटवीन टू सुपरपोजेज लाइट वेव्स, between two superposed light waves is phi, then in case of constructive interference, एरो लगा लेना आगे, एरो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 होगा और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई को इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई का, तो 2 पाई को 1 से गुणा किया तो 2 पाई, 2 से गुणा किया तो 4 पाई, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई। तो 2 पाई का ये सारे क्या है 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल है, सब में 2 पाई का डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? तो 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना? इंटीजर मल्टीपल, ओके, पॉइंट में मल्टीपल नहीं, इंटीजर मल्टीपल। ठीक है? तो अगर दो सुपर इम्पोज जो हमारे पास लाइट वेव हो उनके बीच में फेज डिफरेंस है वो इतना होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद में इसको हम कंबाइंड रूप में लिखें तो इसको हम फाई बराबर 2n पाई लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना। इन टर्म्स ऑफ एन जो फेज डिफरेंस होगा इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इतना होगा। एन की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4। तो आप एन की वैल्यू इसमें पुट करके ये आप वापस ऑब्टेन कर सकते हो। एन की वैल्यू 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में वापस से आएगा। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजेड जो लाइट वेव्स है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो फाई इज इक्वल टू 2n पाई होगा। ठीक है? ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, in case of constructive interference, amplitude and intensity of resulted wave are maximum। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। ठीक है, ये हमने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में लिखा है कि एट सम पॉइंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड वेव इज मैक्सिमम। ठीक है ना? और एट सम अदर पॉइंट, ओके, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर मिनिमम। तो इंटरफेरेंस जो होगा उसमें जहां पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऑब्टेन होंगे वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
और जहां पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम ऑब्टेन होगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। कहने का मतलब एक इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उस इंटरफेरेंस पैटर्न में दोनों जो इंटरफेरेंस है वो एक साथ होते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं, एक के बाद एक आते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। एक बार इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो दोनों जो इंटरफेस है वो एक साथ अकर्ष होते हैं। ये नहीं कि अकेला कंस्ट्रक्टिव होगा अकेला डिस्ट्रक्टिव होगा। पूरा जो अगर कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसमें दोनों इंटरफेरेंस वो एक साथ आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और जब एक साथ दोनों होंगे तभी कंप्लीट इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर, इन ए केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in case of constructive interference crist 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 and trot trot of superimposes light waves of superimposed light waves are superimposed are superimposed, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स हमारे पास, हमें क्या पता है, हमें पता है इंटरफेरेंस में दो वेव्स को, दो लाइट वेव्स को क्या करना है, मीट करवाना है, उनको सुपर इम्पोज करवाना है। तो वो कैसे ये सुपर इम्पोज होगी, एक लाइट वेव का क्रिस्ट दूसरे लाइट वेव की क्रिस्ट पर सुपर इम्पोज होगा। मतलब कैसे मिलना चाहिए कि एक का क्रिस्ट दूसरे के क्रिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है ना, एक का ट्रोट दूसरे के ट्रोट से मिलना चाहिए। ऐसे अगर मिलेंगे तभी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअल में होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, देखते हैं। डायग्राम से समझो इसको अच्छे से, ठीक है। ओके, बना लेते हैं डायग्राम। वीडियो को क्लिप करने की क्या जरूरत है, बीच में समझते जाओ कैसे बना रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पर 3 1 2 3 दो तो सुपर इम्पोज वेव होंगी और एक हमारे पास रिजल्टेड वेव होगी। हमें पता है कि वेव ऐसे होगी, मान लो ये जो है इस वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2, ठीक है।
एक वेव ये होगी हमारे पास, वेव को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक वेव हो गई। ये हमारे पास इसका फेज आ गया 5, ये 0 होगा यहाँ पर, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, और यहाँ 5 पाई होगा, ठीक है। ओके, एक वेव तो ये आ गई। अब दूसरी, एक तो सुपर इम्पोज वेव और एक ये होगी, ठीक है। हमें पता है कि वेव वो क्रिस्ट और ट्रोट के रूप में चलती है। ये क्रिस्ट होता है, ये ट्रोट होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड होता है। इसको मैंने A1 ले लिया है, A1 स्मॉल A1 इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। अब एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल होना चाहिए, मैंने बताया था ना। फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये डिफिनेशन थी इंटरफेरेंस की, है। और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए एक साथ। जैसे मान लो एक वेव ये जा रही है, दूसरी वेव ये जा रही है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो ये आपस में मिलेंगी। अगर मान लो एक पहले पहुंच गई, एक बाद में आ रही है, ये पहले ही निकल गई, ये बाद में आ रही है, तो मिलेंगे नहीं। एक साथ दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो किसी स्थान पर आपको मिलना है, ओके, तो हम एक साथ चलेंगे तभी तो उस स्थान पर मिलेंगे। मान लो एक सुबह चलकर किसी स्थान पर बैठ गया, वो 2 घंटे उसने वेट किया, घर चला गया, एक शाम को पहुंचता वहां पर, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो एक साथ चलना चाहिए और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, दोनों एक ही दिशा में जानी चाहिए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? मैक्सिमम डिस्प्ले। देखो एम्पलीट्यूड सभी जगह सेम ही होगा इसका, A1 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 है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो एम्पलीट्यूड का कोई ये नहीं कि अगर हम इक्वल ले और अनइक्वल ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है उसको ऑब्टेन करने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि प्योर जो इंटरफेरेंस तभी मिलेगा आपको जब एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल हो, ठीक है ना। इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो भी हमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तो मिल ही जाएगा, बट डिस्ट्रक्टिव आपको तभी प्योर मिलेगा, तभी आपको वो एकदम साफ सुथरा क्लीन दिखेगा जब आप एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल लेंगे। वो हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव में क्यों लेते हैं। तो हम दूसरी जो वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड हमें क्या लेना है? इक्वल लेना है। यहाँ पर हम A2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? A2, मतलब A1 नियरली इक्वल टू क्या होगा? A2 ही होगा। बोले तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम, मतलब जितनी डिस्प्लेस, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस इसमें है उसमें भी उतना ही लेना है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में देखते, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में देखते। दूसरी वेव मैंने ऐसे बना ली, बना ली ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने A2 ले लिया। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 5 हो गया। ओके और नोट होगी? ओके, इसको मैंने 5-1 ले लिया, इसको मैंने 5-2 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से आप देखो कि क्या ऐसे ये सुपर इम्पोज होगी तो इसका क्रिस्ट इसके क्रिस्ट पर, इसका ट्रोट इसके ट्रोट पर, इसका श्रिंग श्रिंग पर, गिरत गिरत पर, ऐसे सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं होंगे? ये इस पर होगा, ये इस पर होगा, ये इस पर होगा, ये इस पर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये कंडीशन तभी मिल रही है, पहले इसका हम फ्रिक्वेंसी, मैंने कहा फ्रिक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल फ्रिक्वेंसी एक है। यहाँ पर क्या इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है? एक जो वेव है वो इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है, क्या दूसरी वेव का भी एक वेव है वो इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है? इसका मतलब टाइम पीरियड इक्वल है। हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है। जो आवृत्ति होती है वो आवर्त काल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल है। इसको मतलब आवर्त काल अगर बराबर है
टाइम पीरियड इक्वल है, यहाँ से एक वेव को कंप्लीट करने में एक कंप्लीट वेव को टाइम जितना लगता है वो इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। ये वेव भी यहाँ से यहाँ इतना टाइम ले रही है, ये भी इतना, टाइम पीरियड इक्वल है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लो मैंने ये दो वेव बना दी, एक ये बना दी और एक ये बना दी, इसको इतना टाइम लग रहा है t1 और इसको एक वेव कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। एक वेव बोले तो एक क्रिस्ट और एक ट्रोट। पहले हम क्रिस्ट को लेते हैं, जनरली कोई भी वेव बनाते हैं तो हम पहले क्रिस्ट को बनाते हैं, ठीक है ना। हम पहले श्रिंग को बनाते हैं, फिर गर्त, श्रिंग गर्त के रूप में चलती है, पहले हम श्रिंग को ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। हमें फ्रिक्वेंसी आवर्ती समान लेनी है, इसका मतलब आवर्तकाल दोनों का समान होगा। यहाँ पर आवर्तकाल समान है, यहाँ से आप देखो ये इन दोनों को देखो तो इनका भी आवर्तकाल, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म होगी, यहाँ से शुरू हो यहाँ, तो इसका मतलब इन दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या सेम है। फ्रिक्वेंसी सेम होगी तभी सुपर इम्पोजिशन है वो सही होगा। अगर आपकी वेव ये है, ऐसे है, तो इस पर देखो क्रिस्ट पूरा इस क्रिस्ट पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां से आप देखो ये ऐसे, तो ये क्रिस्ट इस पर और सुपर, तो ये ट्रोट भी इस पर ही हो रहा है, तो ये तो किसी काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए, तभी सुपर इम्पोज सही से होगा, आपको इंटरफेस पैटर्न सही मिलेगा। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ टू लाइट वेव्स शुड बी इक्वल, फ्रिक्वेंसी इक्वल होना चाहिए। आवर्ती है वो दोनों अध्यारोपित प्रकाश तरंगों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर बराबर आ रहा है, ओके। एम्पलीट्यूड हमने देख लिया, आवर्ती समान क्यों होनी चाहिए वो हमने देख लिया। आवर्ती समान होगी तो क्रिस्ट पर एकदम कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा, देखो इधर से ट्रोट पर, गर्त पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा, ठीक है ना, ओके। ऐसे क्रिस्ट पर, ट्रोट पर, क्रिस्ट पर, गर्त पर, श्रिंग पर, ऐसे कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा। ये नहीं है कि एक वेव के क्रिस्ट पर दूसरे वेव्स का ट्रोट और जो क्रिस्ट दोनों ही सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन आएगी कि एक के क्रिस्ट पर दोनों के इस ट्रोट और क्रिस्ट दोनों ही क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। बट अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो ये नहीं होगा, एक का क्रिस्ट दूसरे क्रिस्ट पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा, ठीक है ना। एक का जो गर्त है दूसरे के गर्त पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा, इसलिए फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल लेनी है। फ्रिक्वेंसी तो नहीं दिखेगी लेकिन टाइम पीरियड है, यहाँ से पता चलेगा। टाइम पीरियड इक्वल हो तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड का पता चल गया, ये एम्पलीट्यूड होगा। फ्रिक्वेंसी का पता चल गया कि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कलांतर की। कलांतर क्या होगा, कलांतर बोले तो कला कोणों में अंतर। इसका ये कला कोण है, एक्स अक्ष पर क्या शो किया गया है, कला कोण शो किया गया है। तो इसका कलांतर जो होगा डेल फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2, दोनों के कला कोणों में अंतर। इस तरंग का कला कोण 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये है। इस तरंग का कलांतर ये है 0 पाई 2 पाई ये है, ठीक है। ये कलांतर होगा। कलांतर का मतलब ये है कि वो इनिशियल कहां से कर रही है, इसका प्रारंभिक कलाकोण, प्रारंभिक कलाकोणों में अंतर लेना। इसका प्रारंभिक कलाकोण क्या है, कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तो फाई 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस ये कहां से शुरू हो रही है, हम पहले इसके क्रिस्ट से शुरू करते हैं। इसका क्रिस्ट कहां से शुरू हो रहा है, ये नहीं, जो इनिशियल पॉइंट ये क्या है, फाई 2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0। कलांतर कितना है, 0 है। कलांतर कितना है, 0। अगर कलांतर 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण मतलब ऐसे अगर वेव सुपर इम्पोज होगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि दोनों के मध्य कलांतर क्या है, 0 है। और दोनों के मध्य कलांतर जब 0 होगा तब हमें पता है कि देखो अगर ये कंडीशन है, ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है, तो इसका क्रिस्ट इसके क्रिस्ट से, इसका श्रृंग है इसके श्रृंग पर अध्यारोपित होगा, ऐसे इसका गर्त इसके गर्त पर अध्यारोपित होगा, श्रृंग पर, गर्त पर, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब आपको होगी कलांतर हमने ये लिया था, फाई जो है, फाई या डेल फाई या फाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई बराबर हमने 0 लिया था, 2 पाई लिया था, 4 पाई लिया था, 6 पाई, ऐसे। आप कहोगे कि यहाँ पर तो 0, अगर 2 पाई होगा तब कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा। तो देखिए अगर मान लो अपनी सेकेंड वेव है वो यहां से शुरू नहीं हो रही है, सेकेंड वेव है
वो अपनी मान लो यहां से शुरू हो रही है, 2 पाई से शुरू हो रही है। कहां से शुरू है? 2 पाई से। तब फेज डिफरेंस कितना आएगा? देखो φ1 की वैल्यू क्या है, या हम इसको φ2 माइनस φ1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। φ1 माइनस φ2 लिख दो, φ2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, φ2 इसका जो इनिशियल जो फेज डिफरेंस है या इनिशियल फेज है वो कितना है? सेकंड वाले का 2 पाई है, माइनस पहले वाले का कितना है? 0 है। ये कहां से शुरू हो रही है? 2 पाई से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? 2 पाई से शुरू हो रही है। तो 2 पाई माइनस 0 कितना आ गया? 2 पाई आ गया। फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2 पाई। ठीक है ना। कला कोण कितना आ गया? 2 पाई आ गया। अब देखो अगर मान लो ये कंडीशन ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है तो इसको तो आप भूल जाओ, लेकिन इसमें देखो ये इसका क्रिस्ट क्रिस्ट, श्रृंग श्रृंग पर, गर्त गर्त पर, श्रृंग श्रृंग पर, तो अभी ये कंडीशन आएगी, आएगी नहीं आएगी? अगर मान लो सेकंड वाली वेव है वो आपकी 4 पाई से शुरू हो रही है, 4 पाई से, तभी भी देखो 4 पाई ये कहां से शुरू हो रही है? 4 पाई से, ये 0 से। 4 पाई माइनस 0 कितना आया? कलांतर 4 पाई आया। और कलांतर जब 4 पाई आएगा देखो क्रिस्ट क्रिस्ट ये वेव आगे और भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अगर मान लो कलांतर अपना फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये कंडीशन, ये अगर कलांतर होगा तब हमें पता है कि जो दो जो अध्यारोपी तरंगे हैं, दो सुपर इम्पोज वेव्स है, उनके क्रिस्ट क्रिस्ट पर और ट्रोट ट्रोट पर अध्यारोपित होगा। ठीक है ना। यहां पर हम इस डायग्राम में कलांतर 0 ही ले लेते हैं, तो दूसरी वेव को हमने ऐसे बना लिया। ओके, इसका हमने एम्पलीट्यूड क्या ले लिया? A1 ले लिया। ये समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों सुपर इम्पोज होगी, ये क्रिस्ट इस क्रिस्ट पर सुपर इम्पोज होगा। मान लो कोई मिट्टी का ढेर है, ओके, ये मिट्टी का ढेर है, ये भी मिट्टी का ढेर है, इस मिट्टी के ढेर पर और मिट्टी का ढेर चढ़ा दें तो मिट्टी का ढेर और ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। इसका मतलब इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से, इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी, नई तरंग, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ऐसे मिट्टी का जो ढेर है वो और ऊपर उठ गया। ठीक है। रिजल्टेड जो वेव आएगी वो ये आएगी, इसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये रिजल्टेड वेव y आ गई। 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। ओके और नॉट ओके? ओके। अब आगे देखो ये इसके गर्त गर्त पर अध्यारोपित हो रहा है। ठीक है। कोई खड्डा है, उसमें से और अगर मिट्टी निकाल दे तो खड्डा और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्रिस्ट, ये आपका ट्रोट ट्रोट पर, गर्त गर्त पर अध्यारोपित होगा तो ये आपको मिलेगी। और इसका भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 होगा। ठीक है। तो अपनी वेव, रिजल्टेड वेव ऐसी होगी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसका देखो, इसका जो टाइम पीरियड है उतना ही इसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी ओनली, और फेज डिफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। ये 0 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, ये भी कहां से शुरू हो रही है? 0 से ही शुरू हो रही है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता जो होती है, तीव्रता, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। आयाम के स्क्वायर के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब आयाम अगर बढ़ गया, समानुपाती है, तो स्क्वायर के समानुपाती, मतलब आयाम अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तीव्रता बहुत अधिक हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो संपोषी व्यतिकरण में जो अध्यारोपित तरंग है उनके श्रृंग श्रृंग पर और गर्त गर्त पर अध्यारोपित होते हैं, जिससे परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और परिणामी तरंग का आयाम बढ़ने से तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीव्रता का मतलब लाइट की चमक है, इंटेंसिटी बोले तो लाइट की चमक बढ़ जाती है। मतलब हम एक टॉर्च से, सिंपल टॉर्च से हम व्यतिकरण प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि एक टॉर्च से हमने लाइट ऐसे डाली, दूसरी टॉर्च से लाइट ऐसे डाली। इस टॉर्च से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है, इसकी भी इंटेंसिटी है, दोनों मीट होगी तो जो रिजल्टेड लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी दोनों के एडिशन के इक्वल ज्यादा नहीं हो जाएगी ना। कहने का मतलब ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेड जो होगी वो दोनों की इंटेंसिटी से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ओके, आगे बात समझ में नहीं आई? आ गई।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया ना? क्या होगा, क्रिस्ट क्रिस्ट पर, ट्रोट पर सुपर इम्पोज होगा तो रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी बोले तो चमक बढ़ जाएगी। लाइट की जो चमक है वो जितना पहले वो चमक रहा था उससे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, ज्यादा तीव्रता, ज्यादा चमक का प्रकाश है वो हमें प्राप्ति होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डायग्राम बना लेना। ये फाई हो गया, ठीक है, और फाई बराबर क्या होगा, 5 माइनस से 5। ये डायग्राम नोट कर। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, विनाशी व्यतिकरण है, उसको हम कल समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 2-2.5 घंटे का हो जाएगा अगर उसको हम समझेंगे तो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि समझाते बहुत ज्यादा है ना, तो समझना, देखो समझने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर नोट से लिखवाने हैं तो आपको कॉपी, कोई किसी भी पुराने बच्चे की कॉपी है वो आपको PDF भेज देंगे, उसके आप लिखते रहना, ऐसे काम थोड़ी से लेगा। मेन काम क्या है, समझाना है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को, तो व्यतिकरण नाम की कोई चीज नहीं होगी आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। आगे इसके जो एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो क्या होता है, तो आपको एक्सपेरिमेंटली भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वास्तव में जो संपोषी व्यतिकरण है या विनाशी व्यतिकरण है वो एक साथ एकश होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखेगा कैसा होता है, वो आगे अभी सस्पेंस है अभी। और डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे फिनोमिना होते हैं जो इंटरफेस से रिलेटेड होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो नेवी एयरफोर्स में नीट में पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू, इतना कंप्लीट कर लेना।